गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मिसेस अमृता एक्का। मैंने आप लोग के साथ कॉलोनियलिज्म एंड रूरल सोसाइटी यानी कि उपनिवेशवाद और ग्रामीण समाज ये चैप्टर मैंने शुरुआत कर दिया था और मैंने कुछ स्लाइड्स में आप लोग को उसके बारे में नकारात्मक सकारात्मक नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स दोनों मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। अब हम उसी चैप्टर में आगे बढ़ेंगे कि उपनिवेशवाद भारत जो था उसमें विभिन्न प्रकार की लैंड रेवेन्यू पॉलिसी और या भू राजस्व जो व्यवस्थाएं हैं अलग अलग लागू की गई थी, जिसमें थी स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, रैयतवारी, महलवारी, इस प्रकार की भू राजस्व व्यवस्थाएं लागू की गई थी। ये व्यवस्थाएं जब लागू की गई थी तो इससे क्या हुआ कि किसानों की स्थिति जो पहले जमींदारों के अधीन थी, पहले ही उनका काफी शोषण होता था, काफी दयनीय थी। लेकिन ये जब सारी व्यवस्थाएं लागू की गई तो उनकी स्थिति और भी ज्यादा दयनीय हो गई और उनका और ज्यादा शोषण होने लगा। वे लोग भूमिहीन कृषक के रूप में बन गए, कार्य करने लगे। अब हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तीनों प्रणालियों के एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने पहले ही बताया था, औपनिवेशिक भारत के तहत जो उसका नकारात्मक पहलुओं के बारे में जैसे मैंने चर्चा की थी, कैसे श्रमिकों की दशा कैसे खराब हो गई थी, कृषकों की दशा कैसे खराब हो गई थी। अब हम जो पहली भू राजस्व व्यवस्था जो की थी परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उसमें जाने से पूर्व हम पहले जमींदारों के बारे में चर्चा करेंगे। जमींदार जो थे उनके अधीन बहुत सारी भूमि रहती थी और ये भूमि जो है उन पर किसान जो है वो खेती करते थे और उनसे जो कर है वो जमींदार लेते थे। इस कर को अवबाप कहा जाता था और ये कर जो था ये कर जो इतना निश्चित किया गया था, इसके अतिरिक्त वे अतिरिक्त कर भी लेते थे, जिससे उनकी स्थिति और भी दयनीय बन गई। जब ब्रिटिशों का आगमन हुआ तो उन्होंने इस प्रकार की प्रणाली को समाप्त कर दिया और उन्होंने भू राजस्व प्रणाली यानी कि न्यू लैंड रेवेन्यू पॉलिसी जो है उसे लागू किया। इससे किसानों की जो स्थिति है वो और भी दयनीय हो गई। इससे पूर्व जो किसान थे जो जमींदार थे, उनकी स्थिति एक उनका जो पोजीशन था या उनकी स्थिति थी एक राजा के समान ही थी, क्योंकि बहुत प्रभावशाली भी थे, बहुत धनी भी थे और वे काफी शोषण करते थे। और जब ये सारी व्यवस्थाएं लागू की गई ब्रिटिशों के द्वारा तो इसने जो किसानों की पहले से ही जो काफी दयनीय स्थिति थी उसे और भी ज्यादा दयनीय बना दिया। So we see that prior to the coming of the Britishers, the zamindars, they were the landlords and they used to collect a lot of taxes from the farmers, and they exaggerated more and more than what was decided or fixed. And thus the condition of the farmers, it worsened and worsened. And because of that, they became landless laborers or landless farmers. So thus we see that the condition was already very in a bad condition, and economically they were very deprived. After the coming of the Britishers, this system was discarded off, and a new system, new land revenue policy was introduced, which were permanent settlement, Mehelwari and Rayatwari system. So we'll be discussing all three of them one by one. तो हम पहले वाले प्रणाली को देखते हैं, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली या परमानेंट सेटलमेंट। आपने नाम भी सुना होगा, परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली या इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था। ये सारी तीनों जो नाम है पर्यायवाची हैं उसी के। इसे लागू किया गया था 1793 में, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वो भारत के गवर्नर जनरल थे और उन्होंने भारत में गवर्नर जनरल के रूप में उन्होंने काफी कार्य किया और ऐसा माना जाता है कि भारत में जो है उन्होंने ब्रिटिश शासन की जो नींव है उन्होंने रखी। और 1786 ईस्वी से लेकर 1793 यानी 1793 तक वे गवर्नर जनरल रहे। इसके बाद वो फिर दोबारा उनका टर्म आता है 1805 में, फिर वो बनते हैं और अपने उनका जो अवधि रहती है, जो उनका टेन्योर रहता है, इस बीच वो काफी सारे कार्य करते हैं। उन्हीं में से एक जो इम्पोर्टेंट है वो है लैंड परमानेंट सेटलमेंट या फिर स्थायी बंदोबस्त प्रणाली। सो लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज वन ऑफ द गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया हु ascended to this post in 1786 to 1793, and again in his second you can say second phase in 1805 again he became the Governor General of India. It is said that he was the person who
laid the foundation of British Empire in India by taking up various measures, and of course the permanent settlement of 1793 is one of the major or important steps or measures which was taken by him. Now let's see what was the permanent settlement. अब हम देखते हैं कि स्थायी व्यवस्था क्या थी, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली क्या थी या परमानेंट सेटलमेंट क्या था। इसके तहत ये किया गया था कि जो जमींदार हैं उन्हें उनके अधीन एक भूमि दी गई थी, और इस भूमि पर जो कृषक है वो खेती करते थे। जमींदारों का कार्य था कि वे उन्होंने अमला को नियुक्त किया था। अब जमींदारों के अधीन जो थे अमला थे, और वे कर एकत्रित करते थे किसानों से, और ये जो कर है वो ब्रिटिश सरकार को जाती थी। ये जो कर था उसे निश्चित किया गया था, यानी स्थायी रूप से ये कर निश्चित किया गया था, और साथ में कर के साथ निश्चित दिन भी और समय भी निश्चित किया गया था, यानी समय यानी कि सूर्यास्त तक टिल सनसेट। और अगर निश्चित दिन और निश्चित समय के अंतर्गत या उस समय रहते हुए अगर वो निश्चित कर जमींदार जो है ब्रिटिश सरकार को अगर देने में असमर्थ रहती या नहीं दे पाती थी, तो उनकी जो भूमि जो उनको दी गई है वो नीलाम कर दी जाती थी। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को कि अगर एक भूमि का टुकड़ा उन्हें दिया जाता था, जमींदारों का कार्य था कर एकत्रित करना, जो वो अमला के द्वारा करवाते थे, और अगर वो फिक्स डेट यानी कि एक निश्चित दिन और निश्चित समय के अंतर्गत निश्चित राशि, जैसे कि अगर 100 रुपए हैं, 100 रुपए अगर आपको 20 दिसंबर को 5 बजे से पहले अगर आपको देना है, और अगर आप नहीं दे पाते हैं या देने में असफल रहते हैं, तो जो भूमि आपको दी गई है या अलॉट की गई है वो उसको नीलाम कर दिया जाता था। तो यही थी स्थायी बंदोबस्त। सो इन द परमानेंट सेटलमेंट वी सी दैट अमाउंट ऑफ टैक्स वाज फिक्स्ड, and it was to be paid on a certain within certain period on a certain day within the certain time, and if the zamindar was unable or he failed to give the taxes or collect so much of the amount which was decided, his land was confiscated, or you can say it was bid off, यानी कि उसको नीलामी की जाती थी, bidding was done for that। इस प्रकार की भूमि उनसे ले ली जाती थी। स्थायी बंदोबस्त जो है 1793 या 1793 में लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, और ये बिहार, बंगाल, उड़ीसा ये सारे जगहों पर ये लागू किया गया था। और इस व्यवस्था को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही लागू किया था। सो दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड, द परमानेंट सेटलमेंट रादर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस, which was introduced by Lord Cornwallis, and in the regions of Bihar, Bengal and Odisha. So this is why it's called the permanent settlement, because of the fixed amount, fixed period. अब हम देखेंगे कि इसके उद्देश्य क्या थे, what are the main aims of introducing this system. इसका उद्देश्य ये था कि सबसे पहले एक निश्चित राशि सरकार को मिलती, पहला इसका ये उद्देश्य था। दूसरा था कि बंगाल में आर्थिक गतिविधियां उतनी अच्छी नहीं जा रही थी, अकाल के कारण कृषि में निवेश नहीं हो रहा था, तो इसलिए वो चाहते थे कि इस धन का जो प्रयोग है वो कृषि निवेश के लिए जाए, ताकि कुछ प्रगति हो सके, आर्थिक गतिविधियां हो, उसमें सुधार हो, जो भी क्राइसिस चल रहा है ये सारी चीजें हो। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्डली ये हो गया कि वे ऐसा जमींदारों का वर्ग या समूह, ब्रिटिश जो है ऐसा वर्ग या समूह तैयार करना चाहते थे जमींदारों का, जो उनके लिए वफादार सिद्ध हो, यानी कि उनको जमीन देकर ब्रिटिश जो है अपने वफादार के रूप में बनाना चाहते थे, ताकि ये एक वफादार समूह जो है ये उनका समर्थन करे, उनके पक्ष में रहे। इसीलिए ये समूह तैयार करने के लिए भी ये नीति को अपनाया गया था, और इस प्रकार जो भी और आर्थिक सुधार है लाने के लिए ये सारी चीजें की गई थी। सो द मेन एम्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग दिस पॉलिसीज वाज दैट द गवर्नमेंट वुड गेट अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, and it will be free from the burden of fixing the revenue all the time. And secondly, because of the crisis and bad economic condition because of the famine, it wanted to invest in agriculture to boost up the economy of Bengal. And the third point was that it wanted to create a very loyal group which will be a staunch supporter, or which will always support the British in times of need. तो ये जमींदारों को अपने अधीन रखने का वही मेन मकसद था, मुख्य कारण यही था कि
समय पड़ने पर ये जो जमींदार हैं ये ब्रिटिश के समर्थक बने, उनके वफादार रहे, ना कि भारत के। तो ये उद्देश्यों के साथ इस व्यवस्था को लागू किया गया था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे कंटिन्यू करूंगी कि इसमें डिमेरिट्स और मेरिट्स क्या थे। बस इस सिस्टम को समझ लीजिए कि फिक्स्ड था सब चीज, इसमें फिक्स्ड डेज, फिक्स्ड अमाउंट, और नहीं देने पर इसको नीलाम कर दिया जाता था, और उसके उद्देश्य क्या थे। और उसके बाद हम इसके डिमेरिट्स और मेरिट्स में चर्चा करेंगे और क्यों ये इसका सिस्टम जो है ये व्यवस्था है वो लागू क्यों नहीं किया गया था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। न्यूज कंटिन्यू इन दी नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।